हेलो बच्चा, क्या हाल चाल। चलिए, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्या नहीं है। एक आध बुखार बुखार तो नहीं आ रही कोई ये। चलो, सीजन चल रहा, नहीं आ रही है तो देखिए भाई, आज का टॉपिक टॉपिक कुछ नया नहीं है। जो जहां से चालू किया था, धातु एवं अधातु, हमारा टॉपिक चल रहा है। मैं आशा करता हूं आज से पहले तक की ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपकी क्लासें लगी हैं, वो सब आपने इस चैप्टर से रिलेटेड अटेंड की हैं। तो गारंटी है मेरी, भगवान कसम झूठ नहीं बोलूंगा, गारंटी है मेरी, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अपना पेन, रजिस्टर, किताब, कॉपी लेकर बैठ जाइए और 1 घंटे तक खाना पीना सोना बातें करना सब छोड़ दीजिए। कॉन्सेंट्रेट मोबाइल पे करना है। ठीक है, क्लास बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल आपके सामने लाइव क्लास में हम उपस्थित हैं। ठीक है, कोई सो के दोस्तों में बैठ के बाहर चलते फिरते टीवी के सामने खाना खाते समय वीडियो नहीं देखेगा। चलिए, तो अगर देख रहे हो तो अभी बंद कर दो, या फिर आप अभी देख लो एक बार फिर से इस वीडियो को, जब आप पढ़ने बैठो तब आपको चला लेना है। ठीक है, चलिए, मेरी बात एक बात और मैं आपको बता देता हूं बेटा, वीडियो को चालू करने में 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। क्लियर? तो आप क्या किया करें, जो अपना टाइम है 6 बजे से लेकर 6:30 बजे, इस बीच में ज्यादातर आपकी वीडियो चालू हो जाएगी 100%। आज थोड़ा सा 10-15 मिनट क्या है, जो 12वीं क्लास पढ़ा रहा था तो उसका जो टॉपिक था वो थोड़ा सा लंबा खिंच गया, क्योंकि जो टॉपिक मैं लेके बैठता हूँ उसको मैं खत्म करके ही दम लेता हूँ। तो इसलिए क्या हो गया बच्चे, आपकी 10-15 मिनट आपकी एक्स्ट्रा क्लास चली गई। समझ में आ गया? तो आप उस समय पे क्या किया करें, मोबाइल को पास में रखें। ठीक है, उस पर नोटिफिकेशन आ जाए, क्लास चालू हो गई, आप चालू कर ले, तब तक आपने जो पहले पढ़ा था उसको पढ़ के देख लें अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है भैया, आपके घरों में, आपके चारों तरफ इतनी धातुओं से बनी वस्तुएं हैं कि आप उनको, उनके बिना रह ही नहीं सकते। कुल मिला के बिना धातु के बनी वस्तुओं के आप रह ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो उसमें भी कहीं ना कहीं धातु की आवश्यकता है। तो धातुओं की प्राप्ति, तो आपने बेटा कभी तो सोचा होगा, देखा होगा कि इस दुनिया में धातु आ कहां से रही है, और सबसे ज्यादा जो आप आपके चारों तरफ देख रहे हो तो वो है लोहा। क्या है बेटा? लोहा, जिसका संकेत है Fe, परमाणु क्रमांक है 26, और बोलते हैं हम आयरन। लोहा, आयरन, सही है। Fe, परमाणु क्रमांक 26, ये सबसे ज्यादा उपयोग में, या इसकी वस्तुएं आपके आसपास सबसे ज्यादा पाई जाती। और भी बहुत सारी धातुएं, कॉपर और एल्यूमिनियम के आप तार देखते हो सबसे ज्यादा, सही बता रहा हूं। इसके बाद आप बात करो सोना चांदी, इनके आप आभूषण देखते हो। और घर में कौन सी धातु ज्यादा होती है बेटा आपके? और घर में कौन सी धातु अधिक होती है? और ज्यादा कोई धातु एल्यूमिनियम होती है, बिल्कुल। ये खिड़की वगैरह आजकल चल रही है एल्यूमिनियम वगैरह। तो ऐसे आपकी 10-5 धातुएं जो आपके चारों तरफ आपने देखी हो, तो आपके घर तक कैसे आएंगे? तो आप कभी सोचना तो चाहिए कि धातु को प्राप्त कैसे किया जाता है। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार धातु आपके घरों तक आ कैसे गई। ठीक है, सोना चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जितनी भी धातुएं हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, तो बेटा ये सब मिलती कहाँ है और इन्हें प्राप्त कैसे किया जाता है, ये पार्ट आपको 12th क्लास में फिर से बहुत बड़े रूप में मिलेगा, जिसमें कि केवल आपको कम से कम जो मुख्य धातुएं हैं 10, उनका निष्कर्षण ही करवाया जाएगा कि कहां से पहली स्टेज से लेके और लास्ट बिल्कुल प्राप्त करने की जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कैसे, कहां कौन सी मशीन लगाई गई है, आज इसका आप हल्का सा बेस पढ़ रहे हो। ठीक है, यहां पे आप समझ जाओगे और बड़ी क्लास में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा 100% पढ़ लोगे। समझ आ गई? चलिए, तो प्राप्त करते हैं बेटा धातुओं की प्राप्ति। उससे पहले आपको दो शब्द क्लियर होना चाहिए। मैं आज बहुत परिभाषाएं लिखवाऊंगा, तो बिल्कुल रजिस्टर लेके ही बैठे जो परीक्षा में आती हैं। सबसे पहला है खनिज। क्या है बेटा आपका? खनिज। ठीक है, ये किसे कहते हैं? ठीक है, तो बेटा मैं आपको बताता हूं कि धातु प्राप्त कैसे की जाती है। सबसे पहली कंडीशन कुछ नहीं होता बेटा, धातुएं जो है ना, वो हमारी पृथ्वी की सबसे ज्यादा जितनी भी धातुएं,
वो सब पाई जा रही है बेटा आपकी भूपर पट्टी पे। कहां पर? भूपर पट्टी। सर ये भूपर पट्टी क्या होती? देखो ये गोलाकार पृथ्वी है, बिल्कुल गोल नहीं है लेकिन ठीक है। सबसे ऊपरी परत को बोला जाता है भूपर पट्टी। ये पृथ्वी का मध्य भाग होता है जिसको बोला जाता है प्रवार, और पृथ्वी का ये होता है बेटा केंद्रीय भाग जिसको बोला जाता है करोड़। क्या बोला जाता है? करोड़। ये करोड़ है, इसको बोला जाता है प्रवार, और ये होती है बेटा भूपरपट्टी। समझ में आ गया क्या? तो ये जो आप रह कहाँ रहे होते हो? पृथ्वी के ऊपर। आप रह कहाँ रहे होते हो? पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी की ये भूपरपट्टी है कुछ एक निश्चित मतलब मिट्टी तक, इसमें अंदर इस वाले भाग में बेटा बहुत सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं वो सब कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी की भूपरपट्टी में पाई जाती हैं। समझ गया बेटा? आप नीचे से मिट्टी खोदिए, मिट्टी निकालिए, उसमें किस धातु की किस जगह पे ज्यादा अधिकता है वहां से वो धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ट्रक भर के मिट्टी निकाल ली उसमें से सोना डायरेक्ट निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस लगती है। उस पूरी प्रोसेस को तो आज हम पढ़ेंगे। गारंटी दे रहा हूं, यदि आप पूरे शुद्ध मन से आज की आपने 1 घंटे की वीडियो देख ली तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि हमने क्या निकाली है बेटा, बिल्कुल धातु को उसके पहले स्टेज से लेकर और लास्ट तक प्राप्त किया है। समझ में आ गई मेरी बात? इतनी। चलिए ध्यान से समझेंगे बेटा। भूपरपट्टी, प्रवार और क्या होता है आपका करोड़। पृथ्वी का केंद्रीय भाग करोड़ है, ये प्रवार है और ये आपका भूपरपट्टी है। चलिए और भी होता है, ऐसा नहीं है। हालांकि बेटा समुद्र में भी सोडियम मैग्नीशियम ये धातु समुद्र में ही मिल जाती है। सोडियम नहीं, सोडियम क्लोराइड है, तो ऐसा मिल जाती है। ठीक है, 1 सेकंड रुकना, पानी पी लेता हूं। एक सेकंड। चलिए आई मेरी बात समझ में? चलिए देखिए, हाँ तो बेटा अपनी किताब निकालिए और जो भी आपका पेज नंबर है टॉपिक देख लीजिए, जो भी है 3.4 है, 2.6, जो भी आप निकालिए। धातुओं की प्राप्ति सबसे पहले कैसे की जाती है देखेंगे कि पृथ्वी की भूपरपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। मैंने बता दिया भूपरपट्टी कहां पर है। ठीक, समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कहां पाई जाती है? समुद्री जल में। सोडियम क्लोराइड होता है ना बेटा NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये लवण है। क्या है बेटा? धातुओं के लवण है। ठीक है, ये कब मिल जाते हैं बेटा? समुद्री जल में। कहा मिल जाते हैं बेटा? ये आपके समुद्री जल में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करना है बेटा। मैग्नीशियम आदि कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या बोलते हैं बेटा? खनिज कहते हैं। तो खनिज की परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी की भूपरपट्टी में, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, अरे कोई गाड़ के नहीं गया कि कोई पुराना राजा महाराजा गाड़ के चला गया और तुमने उखाड़ लिया, उसको नहीं बोलेंगे। तुम कह रहे हो सर ऐसे हमें खजाना मजाना मिल जाए सोने का बहुत सारा। अभी किधर दिमाग लगा रहे हो? खजाना मजाना मिल जाए सर, वो थोड़ी भगवान ने गाड़ा। अरे उसकी बात नहीं चल रही। खजाना मजाना मिल जाता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है ऐसे। खजाना मिलना धातु की प्राप्ति नहीं कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों। बेटा तत्व क्यों लिख रहे हैं पता है? कुछ तत्व संयुक्त अवस्था में होते हैं और कुछ तत्व आपके कैसे होते हैं बेटा? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट ही धातु मिलती है, उसके साथ में कुछ है ही नहीं, जैसे सोना वगैरह है। बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। तत्वों या बेटा हर धातु का तत्व नहीं मिलता, उसके कुछ यौगिक मिलते हैं। मतलब आपको डायरेक्ट सोडियम धातु नहीं मिलेगी, आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इसमें से ये क्लोरीन अलग करना है, सोडियम अलग करना है। इतना आसान नहीं होता। तुम क्या तो सर सोडियम में पकड़ के अलग कर दो, अरे इतना आसान नहीं होता। सोच के तो देखो, मिट्टी है उसमें एक छोटा सा कण है, उसमें लाखों क्या आएंगे आपके सोडियम क्लोराइड के अणु आएंगे, उनमें सोडियम को अलग करना है, क्लोरीन को अलग, तो इतनी आसानी से थोड़ी होगा। तत्वों या यौगिकों को क्या बोलते हैं बेटा? खनिज कहते हैं। तो ये सबसे पहली परिभाषा हो गई बेटा आपकी काय की खनिज। आज मैं तुम्हें बहुत परिभाषाएं लिखवाऊंगा। ठीक है, 5-10 परिभाषाएं छोटी छोटी 2-2 नंबर की, और यही परीक्षा में आएंगी। ठीक है, चलिए तो यही लिखना है आपको।
तो क्या है बेटा आपका खनिज, क्या है खनिज, पढ़िए कि बेटा पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। अर्थात आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि जो यौगिक भूपर पट्टी में जिसमें वो धातु है वो पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, खनिज कहते हैं। ठीक है, यौगिक को या तत्व को डायरेक्ट जो भूपर पट्टी मिट्टी के साथ में मिला हुआ पाया जाता है उसको हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा अयस्क। क्या बोलते हैं बेटा सर, ये अयस्क क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान सुनना कि कुछ स्थानों पर परिभाषा बिल्कुल लिखोगे। ठीक है बड़ो, ऐसे खनिज, आप ऐसा कह सकते हो, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा अधिक है, बहुत ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में। ठीक है, काफी अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है। या फिर आप चलो ऐसे ही कह दो कि बेटा वह खनिज जिनमें काफी अधिक मात्रा में, काय में काफी अधिक मात्रा में, काफी अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है बेटा, धातु पाई जाती है। जिन्हें प्राप्त करना कैसा होता है, लाभकारी। मतलब ऐसा खनिज है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धातु है, समझ रहे हो, ऐसा खनिज जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धातु है। मैं अभी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, टेंशन ही नहीं लेना। वह खनिज जिसमें काफी अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है, जिन्हें प्राप्त करना क्या होता है या निकालना क्या होता है, लाभकारी। जिन्हें प्राप्त करना लाभकारी होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क भी एक खनिज ही है, अयस्क कहलाते हैं। यहां आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखनी है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सर इस लाइन का क्या अर्थ है, इस लाइन का अर्थ ये है प्यारे बच्चों, चलो मेरी बात ध्यान सुनना, कि मैंने भाई किसी भी खदान में से जहां पर किसी धातु की मात्रा बहुत अधिक है, किसी भी खदान में से जिसमें धातु की मात्रा कैसी है बेटा, बहुत अधिक है, मैंने निकाला एक यौगिक निकाला। चलो आयरन की बात कर लेते हैं, लोहे की बात चल रही है तो आयरन निकाला मैंने, तो उसमें से एक बेटा खनिज प्राप्त हुआ FeS, एक खनिज प्राप्त हुआ Fe2O3, या अन्य एक आध कोई खनिज प्राप्त हुआ। समझ में आई मेरी बात, इस तरीके से ये बेटा क्या है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, ठीक है, ऐसे अलग अलग चीजें प्राप्त हुई। ठीक, अब इसमें बेटा सब मतलब और भी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे खनिज प्राप्त हुए मुझे XYZ इस तरीके से, पता ही समझ, लेकिन इनमें से X में धातु की बहुत अधिक मात्रा है, Y में धातु लेकिन Z में नहीं, तो X और Y दोनों क्या कहलाएंगे, अयस्क। लेकिन ये क्या है, Z अयस्क नहीं है, खनिज है, इसमें भी धातु है लेकिन ये अयस्क नहीं है, इसमें कम मात्रा में धातु है। समझ आई बात, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि बेटा जो अयस्क क्या है, जैसे ये क्या है बेटा आपका, इसका नाम होता है हेमेटाइट, ये लोहे का मुख्य अयस्क, ये लोहे का क्या है, आयरन का मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट, इसमें सबसे ज्यादा धातु मात्रा में पाई जाती है। समझ में आई बेटा, मैंने मिट्टी निकाली बहुत सारी, एक ट्रक भर के, उसमें बहुत सारे कण निकले, इनमें ये भी था, ये भी था, ये ऐसे और भी बहुत सारे, आयरन का सल्फर के साथ में जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ, अन्य तत्वों के साथ में जुड़ा हुआ यौगिक मुझे मिला। उस यौगिक जो मुझे मिले बहुत सारे, उन यौगिकों को सभी को क्या कहते हैं, हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। लेकिन उनमें से मुख्यतः जो मिला हमें, जिसमें सबसे अधिक धातु पाई जा रही, उसको कहते हैं हम अयस्क। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, दुनिया का कोई सा भी अयस्क हो, वो किसी भी धातु का अयस्क हो, तो वो खनिज तो होगा ही होगा, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होगा, क्योंकि ये जेड भी क्या था, एक खनिज था, इसमें धातु थी लेकिन अधिक मात्रा में नहीं थी, इसको हम क्या नहीं कहेंगे, अयस्क। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी अयस्क हैं वो तो खनिज हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके खनिज हैं
वो अयस्क नहीं होते। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, खनिज मतलब जैसे आप समझ सकते हो, मैंने 10 पात्रों में अलग अलग धातु के नमूने प्राप्त किए, उनमें से 5 में बहुत अधिक मात्रा में धातु थी, तो 5 क्या होगा, अयस्क। तो जो अयस्क है वो खनिज तो है ना, पहले तो खनिज ही मिला, उसमें अधिक मात्रा थी, उसका नाम क्या रख दिया गया, अयस्क। तो प्रत्येक अयस्क खनिज हुआ। लेकिन अब जो 5 अकेले अन्य पात्र थे जिनमें मैंने धातु को प्राप्ति के लिए निकाला, वो अयस्क ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक खनिज अयस्क हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो अयस्क है वो खनिज जरूर होगा, ये बिल्कुल सही है। तो बेटा क्या बात समझ में आई, क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इन खनिजों को अयस्क बोला जाता है। चल, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्या नहीं आई। चलो अब करेंगे धातुओं का निष्कर्षण। दो चीजें आप समझ गए बेटा, खनिज और अयस्क, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन भी बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में यही सिद्ध करने के लिए आया थी, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं, क्यों। ठीक है, चलिए यही मैंने आपको समझ। अब आता है धातुओं का निष्कर्षण, ध्यान से समझना। निष्कर्षण, प्राप्ति, अरे प्राप्ति मतलब, अरे हमें पता चल गया कि फलानी जगह पर क्या है, फलानी जगह पर धातु की मात्रा बहुत अधिक है। कोई भी भारत का कोई भी एक, जैसे आप सोशल साइंस में पढ़ते हो, छोटा नागपुर का पटा, उसमें धातुओं की भरमार मात्रा है, बहुत सारे खनिज वगैरह मिलते हैं उसमें। तो छोटा नागपुर का पटा हालांकि बहुत ज्यादा बड़ी जगह है, तो उस जगह में हमने मिट्टी की खुदाई चालू करी और एक ट्रक मैंने भर लिया। अब वो ट्रक तो क्या है बेटा, आपका खनिज है, उसमें से अलग अलग मैंने अयस्क भी प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई धातु की प्राप्ति। अब एक ट्रक में धातु है, कोई सी मान लो मिट्टी भर रही है बहुत सारी, उसमें से मुझे धातु निकालनी है जो कि क्या है बेटा, आपकी सोना। तो ये तो धातु की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन अभी वो धातु शुद्ध रूप में थोड़ी है। तो अब हम करते हैं धातुओं का निष्कर्षण। क्या करते हैं, धातु की प्राप्ति तो कर ली हमने, तो अब हम क्या करेंगे, धातुओं का निष्कर्षण। मतलब शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करना है ना हमें, निष्कर्षण। तो धातुओं का निष्कर्षण टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक सारणी दे रखी है बेटा आपको, क्या दे रखी है, एक सारणी दे रखी है, आपको दिख रही होगी, उसमें देखना ध्यान से, मैं भी लिखूंगा कि सबसे ऊपर लिख रखा है बेटा आपका पोटेशियम, फिर लिख रखा है इन्होंने सोडियम, और क्रियाशीलता के आधार पर आपने देख लिया कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये सब लग रहा है ना बेटा, ये बहुत क्रियाशील धातु है। तो ये तो बेटा प्राप्त होती है विद्युत अपघटन से। सर ये विद्युत अपघटन क्या होता है, तो मैं शायद आपको कई बार समझा चुका हूं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। इनके लवण लेकर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। किसी भी जलीय विलयन में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, अर्थात विद्युत धारा से थोड़ा। फिर कह रहा है बेटा आपके कुछ पदार्थ हैं, देखो नीचे जो कि दे रखा है, जैसे आपका जिंक है, जैसे आपका आयरन दे रखा है, अरे लेड दे रखा है और कॉपर दे रखा है। ये कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन कर लेते हैं, ध्यान से समझना, इनका क्या कर लेते हैं, कार्बन के उपयोग से अपचयन। बेटा कार्बन एक बहुत प्रबल अपचायक है, मैं बता दूंगा अपचयन क्यों करते हैं, इनका विद्युत अपघटन क्यों किया जा रहा है, इनका अपचयन, ये सब भी समझ में आएगा। बस आप देख लो कि जो अधिक क्रियाशील धातु हैं वो विद्युत अपघटन से प्राप्त हो रही हैं, परीक्षा में आए तो लिखना। और जो मीडियम है, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये क्या है बेटा, कार्बन के अपचयन से प्राप्त कर रहे हैं। अपचयन से मतलब ऑक्सीजन हटा रहे होंगे, याद करो अपचयन की परिभाषा। अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। तो इसका मतलब इनमें ऑक्सीजन होगी, जी हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन होती है। इसके बाद नीचे दे रखी है सोना और चांदी, क्या दे रखा है, एक दे रखा है बेटा आपका एजी और एक दे रखा है एयू। तो ये तो प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित रहते हैं, मतलब ये बेटा आपके मुक्त अवस्था में रहते हैं, ध्यान से, प्राकृतिक अवस्था में ही क्या होते हैं, उपस्थिति। मतलब डायरेक्टली इसका कुछ नहीं किया जाता, ये स्वतंत्र रूप में होते हैं, ये किसी के साथ में जुड़े ही नहीं होते। क्यों, क्योंकि ये क्रिया ही नहीं करते किसी से, समझा। ये अक्रियाशील, मतलब अक्रियाशील नहीं, ये बहुत कम क्रियाशील है, इतने कम क्रियाशील, किसी धातु है और एक जैसे तत्वों से मिलकर सोना और चांदी, मैंने बताया था ना आपको, इनमें जंग नहीं लगती, आदर्श धातु है, तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब जैसे एक ट्रक है, उसमें अपन ने भर लिया मिट्टी बहुत सारी, उसमें सोना है,
तो उसको छानते जाओ, गलाते जाओ, गलाते जाओ, छानते जाओ, छानते जाओ, गर्म कर करोगे, और जो तुम्हें लास्ट में प्राप्त होगा वो शुद्ध सोना मिल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? आपने एक वो मूवी देखी होगी बेटा, मोहनजोदारो। उस मोहनजोदारो मूवी में एक बांध बनाकर और मिट्टी में से धीरे धीरे पानी पानी निकाल निकाल कर, और वो सोने को ऐसे कर करके निकाला जाता है। तो इस तरीके से पहले पुराने जमाने में बहुत ज्यादा सोना होता था, उसको निकाल लेते थे। समझ में आई? उस मूवी में ये बताया गया। तो वो शुद्ध अवस्था में होता था, उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई थी। मोहनजोदारो फिल्म में बताया गया, तो वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई थी, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए फैक्ट्रियां लग रही हैं। आयरन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं, विद्युत धारा बहाई जाती है। अरे विद्युत अपघटन करेंगे तो विद्युत धारा की जरूरत तो पड़ेगी, अपचयन वगैरह करेंगे तो एक भट्टी होती है, ये आयरन को प्राप्त करने के लिए एक भट्टी होती है, बात्य भट्टी, भयंकर तेज तापमान प्राप्त करवाया जाता है। तब जाके 12वीं में पढ़ोगे आप, डायग्राम वगैरह पूरे के पूरे सब बता देंगे हम इनको। काय से? विद्युत अपघटन विधि से। इनको आप बेटा आपके अपचयन से कर लोगे, और ये तो प्राकृतिक अवस्था मुक्त अवस्था में पाई जाती है। समझ में आया? ठीक है, तो ये इतनी धातुओं के बारे में आपको समझ में आ गया। तो लिखेंगे आप 3 लाइन है, ठीक है, कि अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती हैं सक्रियता श्रेणी जो ऊपर ऊपर है, उनको विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त किया जाता है। जो मध्य में कम क्रियाशील है उनको अपचयन से। कैसे? अपचयन से, कार्बन के अपचयन से। और कार्बन अपचयन क्यों कर देता है वो भी हम बताएंगे। और सोना चांदी अर्थात अक्रियाशील धातु जो आपकी हैं, वो कैसे बेटा? प्राकृतिक में मतलब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इनको हम डायरेक्ट प्राप्त कर लेंगे, इनका कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे अपचयन तो तब करेंगे ना जब ऑक्सीजन होगा। अब जब ऑक्सीजन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, तो अपचयन किसका करोगे? इसलिए चलिए धातुओं का निष्कर्षण अब पढ़ेंगे हम ध्यान से। अब पढ़ो बेटा किताब में, जो मैंने आपको पूरा बता दिया उसको ध्यान से एक एक लाइन आपको क्लियर करवाता हूं। चलिए, क्या धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं? बिल्कुल, एक एक बच्चा पढ़ चुका है, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कासन कैसे किया जाता है। कैसा? कुछ धातुएं भूपरपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, सोना और चांदी। कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं, मतलब यौगिक मतलब समझ जाओ ना, धातु उसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ रही है, सल्फर जोड़ रहा है, कैल्शियम जोड़ रहा है, क्लोरीन जोड़ रहा है, कुछ भी जोड़ रहा है, यौगिक में है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, वो जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं, सोना चांदी, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर, ये हैं बेटा आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे कॉपर इतना स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, उसको तो हमें प्राप्त भी करना पड़ता है। ठीक है, तांबे को तो प्राप्त करना पड़ता है, तांबे को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपकरण भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछ ले तो आप कह सकते हो सोना, चांदी और प्लेटिनम और कॉपर, ये क्या है बेटा? आपके स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु। आगे जाके ये प्रश्न भी है, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फिर कह रहा है कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। समझना, कौन? कॉपर और सिल्वर, ध्यान से, सल्फाइड या ऑक्साइड, कॉपर और सिल्वर। बेटा सिल्वर, पहले मैं आपको बता दूं ध्यान से, अयस्क की बात चल रही थी, सल्फाइड या ऑक्साइड। सर इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो कॉपर है ना धातु Cu, ये पता है किस रूप में पाई जाती? सल्फाइड का मतलब होता है CuFeS2, ये इसका सल्फाइड अयस्क है, और Cu2O ये इसका ऑक्साइड अयस्क है। सर मतलब, अरे प्यारे बच्चों, धातु के साथ में यदि सल्फर जुड़ा हुआ है तो ऐसे यौगिक को सल्फाइड अयस्क कहेंगे। अयस्क क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में धातु है। धातु के साथ में यदि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड अयस्क, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। अयस्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों इसमें धातु की मात्रा बहुत अधिक है। ठीक है, तो बेटा कॉपर और सिल्वर मतलब चांदी, ये सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्क के रूप में पाई जाती है। कह रहे हैं में भी पाई जाती है, मतलब सोना, वो चांदी, लेकिन सोने का कोई अयस्क वयस्क नहीं है। ठीक है, कह रहा है पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु है। बेटा मैंने क्या बोला आपसे? सोना तो प्योर आपको मुक्त अवस्था में मिलेगा, चांदी का भी अयस्क मिल सकता है और कॉपर का भी अयस्क मिल सकता है, लेकिन सबसे ऊपर जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं। स्वतंत्र क्यों पाई जाएगी? स्वतंत्र का मतलब होता है किसी से कोई मतलब नहीं। अब ये तो भयंकर ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करती हैं बेटा? ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करती हैं
किसी से भी क्रिया कर लेती हैं, तो इसलिए इनको ये स्वतंत्र अवस्था में पाई नहीं जा सकती। सक्रिय श्रेणी के मध्य में जो धातु हैं जिंक, आयरन, लेड की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। तो ये क्या करती है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट, ये ऑक्साइड में भी मिलते हैं, सल्फाइड में मिलते हैं, या फिर कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की अशुद्धि साथ में मिली हुई होगी। समझ गए? तो तीन प्रकार के अयस्क हो गए, ध्यान से देखना। एक क्या हो गया बेटा आपका सल्फाइड अयस्क, क्या हो गया, सभी धातुओं का सल्फाइड अयस्क। सही है। या आप एक हल्का सा इस प्रकार से एक चार्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? चार्ट। कैसा चार्ट? कि भाई अयस्क कितने टाइप के? बेटा अयस्क तो और भी बहुत टाइप के, लेकिन आपकी क्लास में कम से कम तीन तो बहुत ज्यादा है। एक बेटा सल्फाइड अयस्क मिलेगा, अर्थात सल्फर धातु साथ में होगी। बेटा एक मिलेगा आपको ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन साथ में होगी। और एक मिलेगा आपको कार्बोनेट, जिसमें, समझ गए आप बेटा, सल्फाइड में सल्फर रहेगा, ऑक्साइड में ऑक्सीजन रहेगी, और कार्बोनेट में CO3 कार्बोनेट साथ में रहेगा। उदाहरण में दे देता हूं तुम्हें बेटा। सल्फाइड अयस्क में मैंने आपको अभी बताया था ना, जिंक पाया जाता है, ZnS, बिल्कुल। ऑक्साइड अयस्क में सभी पाए जाते हैं, एल्यूमिनियम भी, Al2O3, फिर Fe2O3, और भी होते हैं, जिंक भी होता है। और कार्बोनेट अयस्क में भी जिंक धातु पाई जाती है, ZnCO3। समझ में आया बेटा आपका? इस तरीके से तो आपको इतना पता चल गया बेटा कि अयस्क जो होते हैं, सल्फाइड मतलब सल्फर धातु के साथ में जुड़ा हुआ होगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, कार्बोनेट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन अर्थात CO3 धातु के साथ में जुड़ा हुआ होगा। इतनी बात मेरी आपको आ गई समझ में? चलिए ध्यान से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लें, बिल्कुल बेधड़क। पृथ्वी की भूपर पट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ज्यादातर देखते हैं। आप देखेंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता। अब कोई कहे कि ऑक्साइड ज्यादातर क्यों पाए जाते हैं, धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई क्यों पाई जाती है, तो उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील है और वायुमंडल में भी है ऑक्सीजन, तो ये क्या कर लेती है बेटा, क्या कर लेती है, क्रियाशील होने के कारण ये तत्वों के साथ में जुड़ जाती है। अभिक्रियाशीलता पृथ्वी पर इसकी प्रचुर मात्रा, प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर। पहली कौन सी? निम्न अभिक्रियाशील, जो नीचे वाले हैं। एक मध्यम अभिक्रियाशील जो बीच में है, जिंक वगैरह, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। और एक है बेटा आपकी कौन सी? मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो गई। और तीसरी है बेटा उच्च अभिक्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ये क्या है? तो प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी धातुओं को एक ही तरीके से प्राप्त कर सकते हो। तीन भागों में बांट दिया, कौन कौन से? मंद अभिक्रियाशील, एक मध्यम क्रियाशील और एक तीव्र क्रियाशील। ऐसे तीन वर्गों में बांट दिया गया है किसको? धातुओं को, पूरी धातुओं को तीन कैटेगरी में। तो इनमें से जो अधिक क्रियाशील है उनका विद्युत अपघटन किया जाता है, मध्यम वालों का कार्बन से अपचयन किया जाता है, और जो निम्न क्रियाशील है बेटा वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा सीधा बच्चों। अगला कह रहा है अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण। अयस्क प्राप्त कर लिया, पहले तो खनिज प्राप्त करते हैं, खनिज से अयस्क प्राप्त कर लिया। अब अयस्क से धातु निष्कर्षण, मतलब अभी हमारे पास अयस्क है और अयस्क से धातु, अर्थात जैसे आपके पास आटा है, इसके बाद आपको रोटी बनानी, तो आटा मतलब अयस्क हो गया, आप और आटा, आप और है, उससे रोटी बनाना प्रक्रिया है। क्लियर? आप लोई बनाओगे, उसको गोल करोगे, फिर तवे पे उसको बेलोगे, फिर तवा पे सेकोगे, फुलोगे, तब जाके आपको कहीं रोटी प्राप्त होगी। तो ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं धातुओं के साथ में, तभी धातु प्राप्त होती है। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में होता है, मतलब कई प्रकार से होता है। निम्न भागों में प्रत्येक चरण की चर्चा की गई है। चलिए, तो बेटा सबसे पहले चित्र टाइप का दिख रहा होगा तुम्हें, बेहतरीन सारणी, उसको देखो, बढ़िया है, मजेदार है, शानदार है। इतना समझ में आ गई मेरी बात आपको अभी तक? चलिए, आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलिए, तो प्यारे बच्चों देखो फटाफट, सबसे पहले मैंने खनिज से क्या प्राप्त कर लिया बच्चों? मुड़ा मुड़ियो अयस्क। क्या प्राप्त कर लिया? अयस्क। अब सबसे पहले किया जाता है अयस्क का सांद्रण।
क्या किया जाता है? अयस्क का सांद्रण। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे बेटा छानना, धुलना, सही है, गलाना। जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूं कि आपके घरों पे बेटा, अगर आप एक ऐसे किसान परिवार से बिलोंग करते हो तो बेटा आपके घरों में आटा कैसे आता है? गेहूं पिसवाने के लिए ले जाते हैं। क्या गेहूं को डायरेक्ट खेत से लेके आते हैं वैसे वैसे पिसवाने ले जाते हैं? तो आप लोग सर नहीं, पहले गेहूं आता है बेटा वैसी अवस्था में, फिर अपनी मम्मी जी वगैरह क्या करती हैं, गेहूं को गलाती हैं। क्यों गलाती हैं? क्योंकि जो उसमें मिट्टी वगैरह होती है और ऐसे पात्र में गलाती है कि उसमें से मिट्टी पानी में मिल जाएगी। अब गेहूं पानी में नहीं घुलेगा लेकिन मिट्टी पानी में मिल जाएगी, तो बेटा मिट्टी क्या करती है, पानी में घुल गई और कहाँ निकल गई बेटा, जिस भी पात्र में है उसमें पानी के साथ बाहर निकल गई। और जो आपके वैसे पदार्थ है जो पानी में तैर कर ऊपर आ जाएंगे, जैसे थोड़ी बहुत आपकी छिलका वगैरह होता है उसका, गेहूं का, ठीक है, तो वो गेहूं का जो फली बोलते हैं वो छिलका होता है जिसमें गेहूं रहता है, वो कहाँ जाएगा ऊपर, तो उसको अपन हाथ से अलग छान के कर दो तो फिर क्या मिलेगा बेटा, हमें गेहूं अकेला मिल जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं ऐसा? तो वह यही है अयस्क का सांद्रण। लेकिन हर धातु का ऐसा नहीं किया जाता। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण अलग तरीके से, समझ गए, जिनमें आयरन है उनमें अलग तरीके से। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग प्लावन विधि से किया जाता है। जो मतलब ये है अपने आयरन के अयस्क हैं, इनका सांद्रण बेटा आपके चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। किसी किसी में छानना, गलाना, धोना, फटकना, ये सब क्या है, अयस्क के सांद्रण की विधियां। अयस्क का सांद्रण अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। अभी आपके पास यहां क्लास में नहीं दिया गया कि किस अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे। अयस्क तीन प्रकार के बताए मैंने आपको, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। तो अलग अलग अयस्कों का सांद्रण अलग अलग तरीके से किया जाता है। सांद्रण का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फालतू की जो अशुद्धि है उसको अलग अलग करना। तो अयस्क का सांद्रण अच्छा दे भी रखा है इन्होंने, कैसे कैसे करेंगे तो देख लो एक बार। एक दो तीन, यदि वो कैसी है, उच्च अभिक्रियाशील धातु है। कैसी है? उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो उसका सांद्रण कैसे करेंगे? गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। डायरेक्ट ही समझ जाओ, जो गलित धातु है, गलित मतलब उसमें पानी वानी मिला के, गलित धातु का डायरेक्ट क्या करो, विद्युत अपघटन। सज्जों का होता है, मैंने बताया ना आपको, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं धातु को गला के, मतलब गली गलाई अवस्था में मान लो आप, एक प्रकार से मिल रही है हमें, गला के गर्म करके बिल्कुल गले उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है। तो विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अर्थात हालांकि ये 100% शुद्ध नहीं होती, 100% शुद्ध प्राप्त करने के लिए एक और स्टेप आगे होती है, वो अभी आपकी क्लासों में नहीं बताई गई। मान लो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु क्या है बेटा आपकी, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। तो उसका सांद्रण कैसे किया जाता है? उसका सांद्रण दो तरीके, ध्यान से देखो अब। यदि वो कार्बोनेट अयस्क है, जो हमने अयस्क मिला है ना, वो कैसा अयस्क है, कार्बोनेट, तो अलग तरीके से। और अयस्क अगर सल्फाइड है, हाँ सल्फाइड अयस्क है तो अलग तरीके से। कैसे सर? कार्बोनेट अयस्क है तो उसका हम करेंगे बेटा निस्तापन। क्या करेंगे मोड़ा मुड़ियो, निस्तापन। सर जो का होता है अभियाल बता रहे हैं, घबराने की जरूरत ना है, सांस ले लो ने। और सल्फाइड अयस्क है तो हम करते हैं भर्जन। क्या करते हैं? भर्जन। तो अब बेटा निस्तापन कर दो चाहे भर्जन कर दो, हमें मिलता है धातु कार्बोनेट, और धातु सल्फाइड से हमें मिलता है धातु का ऑक्साइड। समझ गए? धातु का ऑक्साइड अयस्क मिलता है, ध्यान से समझ गए। अरे कार्बोनेट और सल्फर ये दोनों हट जाते हैं क्या करने से, निस्तापन और भर्जन करने से। कह दो आओ, क्यों पहले आओ, अरे क्यों ना आओ, कह दई हाँ ठीक है। तो धातु का ऑक्साइड मिल गया, अब क्या करेंगे, अपचयन करो। अरे मुड़ा मुड़ियो, अपचयन करने से ऑक्सीजन हट जाता है। ए बच्चों, धातु का अपचयन क्या कर दो, धातु का अपयन, अपयन नहीं अपचयन। क्या कर दो, धातु का अपचयन, और अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त हो गई। और फिर धातु जो प्राप्त होती है क्या, उसके बाद में हम उसका धातु तो प्राप्त हो गई अपचयन करने से, लेकिन उसका शोधन भी तो करेंगे।
शोधन मतलब शुद्ध धातु भी तो प्राप्त करेंगे उसमें से, ठीक है। चलिए आगे बात समझ में, यहाँ धातु तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ साथ में कुछ अशुद्धि होती है, उसको शुद्ध करते हैं। अब तीसरी कंडीशन में बेटा आपकी निम्न अभिक्रियाशील धातु, ध्यान से, निम्न अभिक्रियाशील कौन सी धातु है मुड़मुड़ियो? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में एक ही होता है बेटा जो कि है सल्फाइड अयस्क। ये केवल सल्फाइड अयस्क में ही पाई जा सकती हैं। अरे अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क का सब जानते हैं बेटा, क्या प्राप्त करते हैं? भर्जन। ये देखो सल्फाइड अयस्क क्या करते हैं? भर्जन। सर जो भर्जन का होता है, भर्जन से मिलती है हमें धातु, और धातु को क्या करते हैं बेटा हम शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। परिष्करण मतलब होता है वही शुद्ध धातु प्राप्त करना, परिष्करण। बेटा आपको मैं आशा करता हूं कि ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। पूरा उतार लो बढ़िया तरीके से, बहुत सारे कमेंट हैं। चलो तो पूरी तो जय श्री कृष्णा है। एक लाला पूछ रहे हैं एस बी गेमर जेमन, ऑक्सीजन का हास्य। ऑक्सीजन का हास्य मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल सही बात है। चलो सर धातुओं का निष्कर्ष एक बार और समझा दो, मतलब निष्कर्षण बता तो दिया बेटा, यही तो कर रहा है। मैं पूरा पढ़ा दूंगा ना तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। रौनक आप मुझे बताओ, अब शायद आपने ये जो मैसेज किया था उस समय पे आपको पढ़ लेना पड़ी हो, लेकिन मैंने बिना आपके मैसेज देखे ही समझा दिया है आपको कि धातुओं का निष्कर्षण, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये टॉपिक भी धातुओं का निष्कर्षण ही है, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? बताओ बेटा रौनक, आपको कोई दिक्कत? ऑक्सीजन का हास्य मतलब, ऑक्सीजन का हास्य मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी का मतलब हो गया अपचयन, ठीक है। तो एस बी गेमर जेवन ने अपचयन का वो बताया था, ठीक है बेटा। धातुओं का निष्कर्षण ही तो पढ़ रहे हैं, ये पूरा जो पढ़ रहा है वो धातुओं का निष्कर्षण ही तो है। आप बोलो कि धातु का निष्कर्षण है, ये क्या समझा रहा हूं मैं? देखो अयस्क के सबसे पहले तो खनिज प्राप्त कर लिया। खनिज मतलब एक बड़ी मात्रा, उसमें से मुख्य सबसे ज्यादा धातु काय में है उसको हमने अलग कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? अयस्क। अब अयस्क का सांद्रण किया जाता है तीन तरीके, ये ऐसी धातु है, ऐसी है कि इस तरीके की है। तो यदि उच्च अभिक्रियाशील है तो उसका अयस्क सांद्रण कैसे करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करके गलित अवस्था में गला देंगे उसको। अरे कैसे गलाएंगे, वो भी तरीके होते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, आपको शुद्ध धातु मिलेगी। इसके बाद यदि मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उसमें दो प्रकार के अयस्क होंगे, या तो कार्बोनेट या सल्फाइड। आप में से कोई सर अगर ऑक्साइड अयस्क होगा तो बेटा फिर यही आ गए ना डायरेक्ट, जे स्टेप पे खेल खत्म इनका। हम वैसे भी कार्बोनेट और सल्फाइड का निस्तापन और भर्जन करके आ कहाँ रहे हैं? धातु के ऑक्साइड पे, ऑक्साइड अयस्क पे। और तुम कहोगे सर मध्यम अभिक्रियाशील धातु का ऑक्साइड अयस्क होगा तो क्या करेंगे? तो फिर डायरेक्ट धातु का अपचयन करके और शोधन कर लेंगे। कैसी बात करते हो, अरे बड़ा बड़ी हो। और अगर निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो पहली बात तो निम्न अभिक्रियाशील धातु या तो मुक्त अवस्था में मिलेगी, और मुक्त अवस्था में मिलेगी तो क्या करेंगे? डायरेक्ट ही है मुक्त अवस्था में वही गुड़गुलना चला के धो के धीरे 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 धातु मिल जाएगी, कछु नहीं करना पड़ेगी, बार बार प्रक्रिया करके। फिर अगर सल्फाइड अयस्क में है, मैंने बताया था ना, थी ना आपकी चांदी वो कॉपर सल्फाइड अयस्क में, तो फिर वही उसका भर्जन करेंगे। सर भर्जन का नेक डट तो जाओ, भर्जन अभियाल बता दूं मैं आपको बेटा, ठीक है। निस्तापन दोनों का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की थोड़ी कम मात्रा में। एक ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में और एक ऑक्सीजन की कम मात्रा में गर्म करना क्या कहलाता है? भर्जन और निस्तापन। भर्जन से क्या मिलेगी? धातु थोड़ी अशुद्ध अवस्था में मिलेगी, उसको शुद्ध कर लेंगे, इसका मतलब परिष्करण। बताओ बेटा रौनक, आपको समझ में आ गया क्या मैंने जो बताया है वो पूरा अभी तक, या आपका प्रश्न मैंने समझ पाया? ठीक है चलिए आगे पढ़ेंगे। अयस्कों का समृद्धिकरण। चलिए रौनक कह रहे हैं सर, ओके सर, ठीक है बेटा, है ना। और भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। कह रही है हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, क्लियर, मेरी बात आ गई क्या समझ में? चलो ये इतने चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये पूरा चार्ट आपको बिल्कुल 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 पूरा याद होना चाहिए कि कौन सी धातु का कैसे क्या किया जाता है, आपको बनाना आना चाहिए पूरा, ठीक है। चलिए अब करते हैं बेटा अपन अगला, आ जाओ आगे क्या लिखा है ध्यान से।
कि भाई अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण तो ये है। पता है 12वीं क्लास में आप एक एक धातु लोगे और उसको फिर क्या करोगे पता है, गलित अवस्था में शुद्ध धातु प्राप्त करना, ऐसा पूरा पड़ा है बिल्कुल, एक एक धातु जितनी लिख रही है। सांद्रण, पहले अयस्क का सांद्रण, भर्जन, निस्तापन करके फिर अपचयन, इसके लिए फिर शुद्ध करना, एक धातु के लिए इतनी प्रक्रिया, फिर दूसरी धातु, ऐसी 10-12 धातु निकलवाते हैं 12वीं क्लास में जो मुख्य मुख्य धातुएं हैं, और एक तब जाके एक चैप्टर बनता है पूरा। और कम से कम 10 धातुएं, मतलब कम से कम 20 डायग्राम, जो कि आपके पार्ट में अभी एक भी नहीं, एक दे रखा है लास्ट में उधर पीछे, विद्युत अपघटन करके बता रखा है थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी तो बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है पृथ्वी से खनित अयस्कों में, खनिज लिख लेना उसको, खनिज अयस्कों में मिट्टी होती है बेटा, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं। अरे आप अगर ट्रक में मिट्टी भरोगे, हाँ चलो उसमें धातु की मात्रा अधिक है, आप में से कोई पूछे पता कैसे लगाया जाता है कौन सी धातु वगैरह है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताओ कैसे पता लगाया जाता है किस जगह पे कौन सी धातु की मात्रा अधिक है। तो बेटा रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। तो आज बेटा देख ही लो तुम्हारी गैंग की परिभाषा, क्या देखेंगे, गैंग किसे कहते हैं, ये डब्बे में देख लेना, गैंग अयस्क खनिज तथा, ठीक है, खनिज में पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा, गैंग कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी से, का है, पृथ्वी से प्राप्त, परिभाषा लिख लेना, खनिज अयस्कों, मतलब ऐसे खनिज जो अयस्क हैं, खनिज अयस्कों में पाई जाने वाली अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, गैंग कहलाती हैं। ठीक है भैया, उदाहरण के तौर पर बेटा आपकी मिट्टी और रेत, रेत मिट्टी, तो ये सब क्या होती हैं बेटा, आदि, ये सब क्या होती हैं जो खनिज के साथ में पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं बेटा, आपकी गैंग। ठीक है, तो आज आपकी गैंग के बारे में बता दिया, अपनी अपनी गैंग को देख लेना कौन कौन सी अशुद्धि हैं। ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है। बेटा धातु तो बाद में प्राप्त करेंगे, पहले मिट्टी है, रेत है, सर रेत को कैसे, छान लो यार, क्या कर लो, छान लो, पतली बारीक होगी नीचे टपक जाएगी, ऐसे इतनी पतली छान लो, रेत तो कितने छोटे कण होते हैं आराम से। सर मिट्टी, अरे भाई गला दो, पानी में गला दो, एक बहुत बड़ी होदी में उसको गला दो सब पूरा मटेरियल, और नीचे से क्या होना चाहिए, होल, ऊपर से पानी, नीचे पानी निकल गया, मिट्टी पानी के साथ में गल के निकल गई, तो रेत छान के निकल गई, मिट्टी गला के निकल गई, क्या ही बच्चे वाले काम कर रहे हो, ये कोई बड़ी बात है। अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। आवश्यक अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधार, हाँ ये भी बात है बेटा, ये तो क्या है, मिट्टी और रेत का गैंग थी, मतलब ये यहाँ पे किस प्रकार की अशुद्धि थी, मिट्टी और रेत, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। लेकिन कई अशुद्धियां इस प्रकार की होती है जो गला के छान के अलग नहीं की जा सकती हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे फिर कह रहा है इस पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीकी अपनाई जाती हैं। ये विभिन्न तकनीकी तो है आपकी 12th क्लास में वापस आगे जाके। ठीक है, चलिए आगे, अब आता है बेटा आपका, मतलब अब धातुओं का निष्कर्षण हम पढ़ेंगे रियल में, पढ़ लिया मतलब पूरा पढ़ लिया, होता क्या है, अरे एक आध का करके तो बता दो, आपका ये प्रश्न होना चाहिए, सर एक आध धातु का एक आध अभिक्रिया लिख के बता दो, कौन सी धातु का कौन सा अयस्क तब क्या करेंगे, तो बस हम वही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझ लीजिए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, परिभाषा बहुत सारी लिखवा दी बेटा, कार्बोनेट अयस्कों का सांद्रण निस्तापन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण वर्जन, और ऑक्साइड अयस्क का डायरेक्ट कर दो अपचयन। तीन ही बातें याद रखनी है, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन, कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन, और अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु के अयस्क है तो डायरेक्ट विद्युत अपघटन, और ऑक्साइड अयस्क है तो अपचयन। गैंग मतलब अशुद्धि। चलिए भाई एक आध धातु तो प्राप्त करके ही बता देते हैं तुम्हें, अभिक्रिया सहित, अभिक्रिया सहित। चलिए अभिक्रिया सहित, देखिए लिखा है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु,
काफी अनभिक्रिय होती हैं। अनभिक्रिय मतलब होता है ये क्रिया नहीं करती हैं किसी से। तो बेटा ये शुद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इन धातुओं को, ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त हो जाती है। देखो वो बिल्कुल कम क्रिया करती हैं। तो सल्फाइड, कार्बोनेट, ऐसे अयस्क नहीं पाए जाते उनमें, ठीक है। जब ऐसे अयस्क नहीं पाए जाते तो कंडीशन में क्या करते हैं, ऑक्साइड अयस्कों में मिल सकती हैं। तो ऑक्साइड अयस्क को हम क्या कर दो, गर्म कर दो, हट जाएगी ऑक्साइड अयस्क, ठीक है। केवल गर्म करने से धातु प्राप्त हो जाती। उदाहरण के लिए शनिवार, ये पारे का एक अयस्क है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा। शनिवार, शनिवार सूत्र क्या है बेटा आपका, HgS, HgS पारे का अयस्क, यहां लिख रहा हूं पारे का अयस्क, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा, परीक्षा में आएगा। शनिवार किस धातु का अयस्क है, तो बेटा किसका है आपका, पारा या मरकरी, ठीक है, कुछ भी आप कह देना, अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। कैसे, तो ध्यान से सुनना, शनिवार नहीं शनिवार, ठीक है। क्या है, शनिवार लिखा है वैसे तो तुम शनिवार कर सकते हो, शनिवार होता है, शनिवार लिखा है उसमें तो, ठीक है, शनिवार। तो ध्यान से सुनना है, सबसे पहले शनिवार होता क्या है बेटा, पारे से धातु प्राप्त करना या पारा प्राप्त करना। Hg मरकरी के लिए कर रहे हैं हम, ध्यान से बेटा। कौन सा पाया जाता है बेटा, HgS, ध्यान से क्या पाया जाता है, HgS किस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसको कुछ मत करो, गर्म कर दो डायरेक्ट, क्या कर दो, गर्म, अर्थात गैस अवस्था। तो क्या होता है बेटा, और गर्म करके मतलब यहाँ पे तापन, क्या लिख रखा है, तापन मतलब गर्म करना होता है, कह दो आओ। तो ये डायरेक्ट काय में परिवर्तित हो जाता है, काय में परिवर्तित हो जाता है, HgO, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाती है और सल्फर को अलग कर देती है, पीछे निकाल देती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या निकल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सिंपल है बच्चे, ये शनिवार है, इसको यदि हम गर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ डेल्टा लगा दो तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट HgO और प्लस की क्या निकल जाएगी आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर निकलेगा और ऑक्सीजन अधिक क्रियाशील है तो सीधी सी बात है, क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सर संतुलित कर दो, कर देंगे भाई, एक पारा इधर, एक पारा इधर, दो ऑक्सीजन, दो और एक इधर, तीन ऑक्सीजन है। तो जाहिर सी बात है, एक काम करो आप बेटा, ऑक्सीजन मत करो, सल्फर कर लो, एक सल्फर नहीं हो रहा। यदि मैं दो का गुणा यहाँ कर दूं, दो का गुणा यहाँ कर दूं, कितने हो गए बेटा आपके, दो और दो चार ऑक्सीजन, ये भी दो दूनी चार, लेकिन सल्फर इधर, मरकरी दो हो गए तो दो का गुणा इससे करेंगे, तो दो मरकरी इधर, दो मरकरी इधर, दो सल्फर। एक काम करो, दो से गुणा इसका कर दो, इसको हटाओ, नहीं इसको तो रहने दो, अभी सब में ही दो 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 का गुणा हो गया, गड़बड़ हो गई। इधर दो, दो दूनी चार और दो छह ऑक्सीजन हो गई। एक काम करो, तीन से गुणा कर दो, अब देखना, तो दो पारा दो सल्फर, दो पारा दो सल्फर, दो दूनी चार और दो छह ऑक्सीजन, तीन दूनी छह हो गई भैया, संतुलित हो गई क्या, दो तीन दो दो हो गई, सही बात है, कह दो हो, ठीक है। संतुलित करना भी सिखा रहे हैं साथ साथ में ही। तो ये क्या प्राप्त हो गया बेटा आपका, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो बेटा दो प्रकार से होता है, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, इसका नाम है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। कैसे लिखेंगे, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, तो का पे लगेगा मात्रा, क्यों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। चलो इतनी बात समझ में आ गई। और अधिक गर्म करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड पारे में अपचयित तो हो जाता है। इसको क्या करेंगे अपन, अपन फिर और गर्म कर देंगे, HgO किस अवस्था में था, ठोस अवस्था में, इसको और अधिक गर्म कर दो तो ये अपचयित होकर काय में परिवर्तित हो जाएगा, पारा मिल जाएगा, काय मिल जाएगा, पारा। और ये मिल रहा है लिक्विड अवस्था में बेटा, काय में मिल रहा है, लिक्विड अवस्था में। पीछे निकल जाएगी ऑक्सीजन गैस, क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। संतुलित करेंगे, दो ऑक्सीजन इधर दो हो गई संतुलित। तो ये पारे को प्राप्त करने की बेटा क्या, दो अभिक्रियाएं हैं। बार बार आप लिख के देखना, सिंपल। शनिवार का सूत्र लिखा आपने HgS, गर्म क्रिया तो क्या आ गया बेटा आपका, HgO प्राप्त हो गया, पीछे सल्फर डाइऑक्साइड, संतुलित तो हम करेंगे। अब जो आपका HgO है, इसको फिर से गर्म कर दिया तो क्या प्राप्त हो गया, Hg और बेटा आपका क्या,
ऑक्सीजन। इस तरीके से आपको लिख लिख के देखना पड़ेगा। याद क्या रखना है, सिनेबार, ठीक है, सिनाबार, ये क्या है, पारे का ऑक्साइड, वो सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, पारे का सल्फाइड अयस्क है। और ये सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया है अपन ने, ठीक है, समझ में आ गया क्या। तो ये हो गया पारे के लिए, किसके लिए हो गया, पारे के लिए। अब अगला दे रखा है बेटा आपको काई के लिए, कोपर के लिए। प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध जो तांबा है को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। तो अब कौन सी धातु है बेटा आपकी, कोपर। कौन सी धातु है, कोपर। कैसे किया जाता है, सबसे पहले पाया क्या जाता है बेटा, कोपर का अयस्क पाया जाता है Cu2S। अब मुझे तो नाम तो नहीं है, सिंपल है कोपर। ये बेटा कोपर का मुख्य अयस्क जो होता है कि वो होता है CuFeS2, ठीक है, CuFeS2। इसको बोलते हैं बेटा कोपर पायराइटीज। क्या बोलते हैं, कोपर पायराइटीज, कोपर पायराइटीज, क्या बोलते हैं, कोपर पायराइटीज। ये कोपर का मुख्य अयस्क होता है, ठीक है बेटा। मेरी बात ध्यान सुनना, मुख्य अयस्क किसे कहते हैं सर, बेटा पहले खनिज, ध्यान से, खनिज से क्या मिलता है, अयस्क, और अयस्कों में भी होते हैं बेटा मुख्य अयस्क। जैसे एक धातु है जिसके बहुत सारे अयस्क हैं, मतलब जिनमें वो अधिक धातु मात्रा में, उनमें से भी स्पेशल वो होता है मुख्य अयस्क। हर धातु का एक मुख्य अयस्क होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, हर धातु का एक मुख्य अयस्क होता है। लोहे का, देखो मैं तुम्हें लिख के बताऊं, आयरन का होता है Fe2O3। हेमेटाइट, ये लोहे का मुख्य अयस्क है। जिंक का होता है ZnS, इसको बोला था जिंक ब्लेंडी। क्या बोला जाता है, जिंक ब्लेंडी। कॉपर का होता है CuFeS2, कॉपर पायराइटीज। समझ गया क्या, ऐसे करके अलग अलग। इसका होता है Al2O3। एल्यूमिना, किसका, बॉक्साइट 2H2O, ये किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो एक आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, चार धातुओं के मुख्य अयस्क बता दिए मैंने आपको। समझ गए क्या, मुख्य मतलब ये इस पे, इनमें सबसे ज्यादा धातु है। और ये परीक्षा में अभी तो नहीं आएगा क्योंकि आपके परीक्षा में टॉपिक नहीं दे रखा है, ठीक है, अलग अलग नाम है। चलो, तो Cu2S कॉपर का सल्फाइड अयस्क है। क्या करो, गर्म कर दो भाई साहब, क्या कर दो, गर्म कर दो। तो गर्म करेंगे अर्थात इधर तापन लिख देना या डेल्टा का चिन्ह बना देना। तो क्या बन रहा है, अरे भाई बन रही है, सल्फर हट जाएगा तो Cu2O आ जाएगा और पीछे क्या निकल जाएगा, SO2। ये आता है ठोस अवस्था में और ये निकलती है गैसीय अवस्था में। संतुलित करेंगे, कर लो भैया, दो को ऊपर, दो को ऊपर, दो और एक तीन ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन। तो यहाँ दो से गुणा कर देंगे, चार हो गए। फिर कहाँ दो से गुणा करना पड़ेगा, यदि यहाँ दो से गुणा कर दिया तो ये चार हो गए, यहाँ दो से गुणा कर दिया तो ये चार हो गए, यहाँ दो से गुणा कर दिया तो गड़बड़ किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। दो दूनी चार और ये हो गई छह। तो यहाँ कर दो तीन से गुणा, हो गया संतुलित। अरे पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब भी दोबारा से ऐसे के ऐसे ही हुआ है। बहुत बढ़िया। और अब क्या करेंगे, फिर से बेटा कोपर के साथ क्या करेंगे, Cu2O क्या कर दीजिए, सल्फेट, अरे गर्म कर दीजिए, तापन, क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध कॉपर धातु। और पीछे निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, जो है वो निकलेगा। चलिए समझ में आया। इधर दो कॉपर, इधर दो, उधर एक ऑक्सीजन, नहीं दो दूनी चार, तो इधर कितने आ जाएंगे, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, चार कॉपर, तो इधर भी कितने आ जाएंगे, चार कॉपर। सही है क्या, नहीं हो रहा बेटा, इधर कंडीशन ऐसा नहीं है, ये अभिक्रिया इस टाइप से नहीं हो रही है। पता है क्या करता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है भाई साहब, ये दोबारा से कॉपर सल्फाइड से अभिक्रिया करता है। मुड़ो मुड़ियो देख के लिखना, Cu2S से तो क्या बनता है, कॉपर अलग हो जाता है और पीछे निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, उधर दो ऑक्सीजन, तो जो हो गए दो ऑक्सीजन, दो और दो चार कॉपर, तो ये होगा बेटा दो और दो दूनी चार और दो छह, तो ये होगा छह कॉपर। अब कोई दिक्कत नहीं, संतुलित हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। ये बेटा सॉलिड अवस्था में प्राप्त होता है और ये गैसीय अवस्था। तो ये आपको चारों अभिक्रियाएं पल्ले पड़ी होंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको अभिक्रियाएं इजी लग रही होती हैं, आराम से कर लेते हो, बार बार लिख के देखोगे, बार बार लिख के देखोगे
तो ही समझ में आएगा, तो ही याद रहेगा। क्या बेटा देखो, मरकरी सिंपल तरीके से वही का वही पूरा ऐसा कैसे ही है, बस अर्थ इसका डायरेक्ट तापन नहीं कर रहा है, इस ये वापस बन के कायम है, ये इसी से अभिक्रिया करने लगता है, दोबारा से गर्म कर देते हैं इसके साथ में, तो क्या मिल जाता है बेटा, हमें शुद्ध कॉपर धातु मिल जाती है। तो ये दो धातुएं मैंने वो प्राप्त करवा दी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे थी, कम क्रियाशील थी। कौन कौन सी? Hg और बेटा कौन सी? कॉपर, मतलब पारा और आपका तांबा, ये कम क्रियाशील धातुएं, इनको डायरेक्ट ऑक्साइड सल्फाइड अयस्क थे, सॉरी क्या थे, सल्फाइड अयस्क, दोनों के क्या थे, सल्फाइड, गर्म कर दिया ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क से मुख्य धातु प्राप्त हो गई। ठीक है, शुद्ध धातु, और ये भी क्या आ गई, शुद्ध धातु। समझ में आ गया बेटा मेरी बात? चलिए अब कल पढ़ेंगे हम, कल ये पाठ को खत्म कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। संचारण तो देखो ऐसा टॉपिक है तो उसको तो आप 2 लाइन में मैं बोल दूंगा संचारण क्या होता है, किताब को स्वयं पढ़ लो तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि संचारण क्या होता है। तो थोड़ा सा टॉपिक बच रहा है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जो कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तो समय कितना हो चुका है? जय श्री कृष्ण ही करने लगे, ने डटे ही जाते। चलो बढ़िया है, 56 मिनट हो चुके हैं, मतलब वही 1 घंटा हो चुका है, अपना सही टाइम है। हाँ, जय श्री कृष्ण करने की पड़ती है, मतलब भगवे फिर रहे थे वैसे भी। अरे मुझे कोई दिक्कत ना है भैया, हाँ मुझे कोई दिक्कत ना है। चलो इन अभिक्रियाओं को बार बार लिख के देखोगे, और जो सारणी मैंने बनवाई है उसको खनिज की, अयस्क की और खनिज की, अयस्क की और गैंग, 3 परिभाषाएं, एक फुल सारणी है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, धातु अयस्क से कैसे धातु प्राप्त होती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और जो आपके सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातु हैं उनमें से 2 को मैंने आपको निष्कर्षण करके बता दिया है। कल हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातु हैं उनका निष्कर्षण और जो ऊपर है धातु, दोनों का निष्कर्षण कर लेंगे। आज बेस जमाने में थोड़ा सा समय लगा था, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अर्थात इस चैप्टर की कितनी वीडियोस हो जाएंगी बेटा आपके पास? इस चैप्टर की मेरे हिसाब से आपके पास 2 मैंने पहले पढ़ा दिया था, 3 दिन ऑफलाइन हो गए और 1-2 जे हो गए, 3 और 2 5 और 2 7 दिन में चैप्टर खत्म। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई चलाते रहना। धन्यवाद, पढ़ना जरूर। हाँ भाई धन्यवाद सभी को। ओके सर जे भैया, 100 7 वीडियो हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बच्चे, ठीक है।